नमस्कार दोस्तों, आज फिर लाए हैं हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो। तो स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में, जिसमें बताएंगे हम आपको क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो आज का हमारा चैप्टर है 5 लोकतांत्रिक पुनरुत्थान। आज हम इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं अपनी वीडियो आज के सुविचार के साथ। तो आज का सुविचार है हमारा, जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज करती है। तो चैलेंजों से घबराएं नहीं, चैलेंज से ही हमारे अंदर बदलाव आते हैं। तो चलो शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो आज हम पढ़ेंगे लोकतांत्रिक पुनरुत्थान, जिसमें मुख्य टॉपिक होंगे जयप्रकाश नारायण और समग्र क्रांति, दूसरा राम मनोहर लोहिया तथा लोकतांत्रिक समाजवाद, तीसरा हमारा टॉपिक होगा दीनदयाल उपाध्याय तथा एकात्मक मानववाद, चौथा आपातकाल के बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें हम उसके कारक, सबक और परिणाम तीनों का वर्णन करेंगे। ये थे इस चैप्टर की कुछ हेडिंग, जिन पे हम अपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करेंगे। तो चलो चलते हैं हम अपने प्रथम प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है, राम मनोहर लोहिया की चौबुर्ज की राजनीति क्या थी। तो राम मनोहर लोहिया जो हमारा टॉपिक था, इसमें हमें बताने की इनकी चौबुर्ज राजनीति क्या है। तो चलो देखते हैं हम इस प्रश्न के उत्तर के बारे में। तो राम मनोहर लोहिया जो कि समाजवाद के प्रमुख प्रतिपादक और लोकतंत्र के समर्थक रहे हैं, तो इन्होंने कई सिद्धांत भी पारित किए, जिनमें से एक सिद्धांत था इनका चौबुर्ज राजनीति। तो चौबुर्ज सिद्धांत से राम मनोहर लोहिया का क्या अभिप्राय है, इस पे हमें चर्चा करनी है। तो चौबुर्ज राजनीति, राम मनोहर लोहिया की चौबुर्ज राजनीति, लोहिया ने चौबुर्ज राजनीति का प्रतिपादन किया, जिसमें उन्होंने राजनीति तथा समाजवाद के 4 स्तंभों का वर्णन किया था। पहला केंद्र, क्षेत्र, जिला, ग्राम, ये 4 स्तंभ थे जिनका इन्होंने वर्णन किया। इन्होंने सकारात्मक कार्यवाही को बढ़ावा देते हुए मत रखा था कि यह सिद्धांत न केवल अशक्त लोगों के लिए होने चाहिए, अपितु महिलाओं और गैर धार्मिक अल्पसंख्यकों को भी इनका लाभ प्राप्त होना चाहिए। तो ये थी राम मनोहर लोहिया की चौबुर्ज राजनीति, जिसमें उन्होंने 4 स्तंभों का वर्णन किया है और कहा है कि इनका लाभ सभी महिलाओं, अशक्त लोगों और गैर धार्मिक अल्पसंख्यक ग्रुपों सबको मिलना चाहिए। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न यह होगा कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों में जयप्रकाश नारायण के 2 प्रमुख योगदान बताइए। अब हमारा दूसरा प्रश्न जयप्रकाश नारायण के टॉपिक में से है। तो इसमें हमें बताना है कि भारतीय आंदोलनों में जयप्रकाश नारायण की क्या भूमिका रही है। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों में जयप्रकाश ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो उनकी भूमिका निम्नलिखित है, जैसे उन्होंने पहला सिद्धांत दिया भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष। उन्होंने भ्रष्टाचार को रोकते हुए उसके विरुद्ध संघर्ष को बढ़ावा दिया तथा लोकतंत्र पर बल दिया। दूसरा, सामुदायिक समाजवाद का सिद्धांत। जयप्रकाश नारायण ने सामुदायिक समाजवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने भारत को एक समुदाय के रूप में दिखाया है और भारत के त्रिस्तरीय रूप को, जिसमें क्षेत्र, समुदाय और संघ शामिल होते हैं, का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उन्होंने सामुदायिक समाजवाद के सिद्धांत को परिभाषित किया है। तो ये था उनका दूसरा योगदान जो उन्होंने भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों में दिया। तीसरा, समग्र क्रांति। जयप्रकाश नारायण को समग्र क्रांति के प्रवर्तक कहा जाता था। जयप्रकाश नारायण ने समग्र क्रांति में कुल 7 क्रांतियों का आह्वान किया था, जिन्होंने भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई
लाई है। तो हम आशा करते हैं कि आपको इस प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न यह है कि जेपी की संपूर्ण क्रांति 7 क्रांतियों का मेल थी। इन क्रांतियों में से किन्हीं 2 के नाम बताइए। जेपी यानी जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का सिद्धांत दिया है, जिसमें उन्होंने 7 क्रांतियों का आह्वान किया था। तो इसमें से हमें उन 7 क्रांतियों में से कोई 2 क्रांतियों के नाम बताने हैं इस प्रश्न के उत्तर में। तो जयप्रकाश नारायण ने अपनी समग्र क्रांति में कुल 7 क्रांतियों का आह्वान किया, जिसमें से उनकी 2 क्रांतियाँ निम्नलिखित हैं। राजनीतिक क्रांति और आर्थिक क्रांति, ये उनकी थी 2 क्रांतियाँ। और अन्य 5 क्रांतियाँ सामाजिक क्रांति, सांस्कृतिक क्रांति, बौद्धिक क्रांति, शैक्षिक क्रांति तथा आध्यात्मिक क्रांति थी। इसमें उन्होंने इन सभी क्रांतियों का आह्वान किया, वो कहलाई संपूर्ण क्रांति, जिसे हम समग्र क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो ये था इस प्रश्न का उत्तर। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि दीनदयाल उपाध्याय के बारे में संक्षिप्त नोट लिखिए। अब हमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में बताना है कि उनका स्वभाव कैसा था, वे कैसे थे तथा भारतीय लोकतंत्र में उनका क्या योगदान रहा है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक दार्शनिक, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री तथा एक राजनीतिज्ञ थे। इन्होंने एकात्मक मानववाद का दर्शन प्रस्तुत किया था। इन्होंने इस दर्शन में 3 सिद्धांतों का वर्णन किया था और भारतीय लोकतंत्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इन्होंने एक शब्दचित्र का भी वर्णन किया, जिसका अर्थ होता है आंतरिक चेतना, पवित्र मानवीय आत्मा पर आधारित दर्शन। तो ये था पंडित दीनदयाल उपाध्याय का छोटा सा संक्षिप्त नोट। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का वर्णन करें। अभी हमने पढ़ा था कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भारतीय राजनीति में क्या भूमिका रही है, उन पर संक्षिप्त नोट लिखिए। अब हमें बताना है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का क्या स्थान है। क्या वर्तमान स्थिति में भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का कुछ महत्व है या अथवा नहीं। तो हम देखते हैं अपने इस प्रश्न का उत्तर। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा मुगलसराय जंक्शन का नाम दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन रखा गया। ये पंडित दीनदयाल जी की उपलब्धियों के कारण ही हुआ। दूसरा, कांडला बंदरगाह का नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया, यानी कि कांडला बंदरगाह का नाम भी दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया ताकि लोगों को उनकी स्मृति रहे। और ग्रेटर नोएडा जो उत्तर प्रदेश में है, में पंडित दीनदयाल उपाध्याय का पुरातत्व संस्थान बनाया गया। तो ये थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उपलब्धियां, जिनका हमने अभी वर्णन किया। तो हमने जाना कि अभी यानी वर्तमान में भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो गया है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न यानी हमारा 6ठा प्रश्न है कि सर्वोदय आंदोलन क्या था और आप इससे क्या समझते हैं, वर्णन करें। तो हमारा 6ठा प्रश्न यह है कि सर्वोदय आंदोलन। तो सर्वोदय आंदोलन क्या था, हमें इस प्रश्न में ये बताना है कि सर्वोदय आंदोलन क्या है। तो सर्वोदय आंदोलन का शाब्दिक भावनात्मक अर्थ यह है कि किसी एक वर्ग विशेष का नहीं अपितु सभी का कल्याण हो, जिसके 5 आधार बताए गए हैं, जिनमें जो कि निम्नलिखित हैं। पहला आधार जाति तथा वर्ग विहीन समाज का निर्माण हो। दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्र में स्वच्छ एवं कुशल प्रशासन हो। तीसरा, विकेंद्रीकरण, लोगों के व्यापारों का विकेंद्रीकरण हो ताकि लोग
अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सके। और हमारा चौथा आधार है समस्त शक्ति जनता को प्राप्त होनी चाहिए, यानी कि जो भी सरकार है उसकी सिर्फ शक्ति जो है वो जनता को प्राप्त होनी चाहिए। दूसरा, अधिकारी वर्ग द्वारा अपने आप को जनता का स्वामी नहीं अपितु उनका सेवक समझना चाहिए। तो ये थे 5 आधार सर्वोदय आंदोलन के। और हमने जाना कि सर्वोदय आंदोलन क्या होता है। तो सर्वोदय आंदोलन से अभिप्राय किसी विशेष वर्ग का नहीं अपितु सभी का कल्याण है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि उस नेता का नाम बताइए जिसने 1975 में संसद तक जन मार्च का नेतृत्व किया और बताइए कि इस मार्च की क्या विशेषताएं थीं। अब हमें बताना है कि 1975 में संसद तक जन मार्च का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन थे और इस मार्च का जिसका इन्होंने नेतृत्व किया था उसकी महत्वपूर्ण क्या भूमिका रही। तो हम इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे कि वे नेता जिन्होंने 1975 में संसद तक जन मार्च का नेतृत्व किया थे लोकनायक जयप्रकाश नारायण, यानी कि जेपी ही वे नेता थे जिन्होंने संसद तक लोगों के मार्च का नेतृत्व किया। इस मार्च की विशेषता यह है कि यह उस समय में राजधानी में आयोजित अब तक की सबसे बड़ी रैलियों में से एक थी। तो ये थी इस मार्च की विशेषता कि ये राजधानी में आयोजित रैलियों में से सबसे बड़ी रैली थी अब तक की, यानी 1975 तक की सबसे बड़ी रैली थी 1975 में संसद मार्च तक की रैली, जिसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि हमारा 9वां प्रश्न है कि 25 जून 1975 में राष्ट्रीय काल लागू करने के प्रमुख कारण क्या थे, यानी कि जो 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी उसके क्या क्या कारण थे, किन किन कारणों के कारण देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था। तो 25 जून 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल निम्नलिखित कारणों से लागू किया गया था। तो 25 जून 1975 में देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक कारक थे। तो हम पहले वर्णन करेंगे आर्थिक कारकों का। तो आर्थिक कारक थे जैसे गरीबी हटाओ का नारा कुछ खास नहीं कर पाया था। दूसरा, बांग्लादेश के संकट से भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ बढ़ गया था, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर शरणार्थियों का भी बोझ आ गया था। देश में अपने ही निवासियों को खाने को देने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन अब बाहर देश के भी हमारे देश में आ गए थे, तो उनके खाने का इंतजाम कहाँ से किया जाए, ये समस्या भी भारत के सर आन खड़ी हुई थी। और तीसरा है कि अमेरिका ने भी भारत को हर तरह की सहायता देना बंद कर दिया था। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमत के बढ़ने से विभिन्न चीज़ों की कीमतें भी बढ़ गई थी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी कीमतों में तेज़ी से वृद्धि हो रही थी। महंगाई के बढ़ने के कारण लोगों में जो हलचल मच रही थी उसके कारण भी देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था। और हमारा अगला पॉइंट है कि औद्योगिक विकास की दर बहुत कम हो गई थी, यानी कि देश का औद्योगिक विकास भी रुक गया था। देश के उद्योग धंधे भी बंद होते चले जा रहे थे। और हमारा अगला और लास्ट पॉइंट है कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही थी, जो कि देश में गृह युद्ध और कलह जैसी स्थिति उत्पन्न कर सकता था। तो इस कारण से भी देश में राष्ट्रीय आपातकाल को लागू किया गया था। और देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के अन्य कारण थे जैसे छात्र आंदोलन, नक्सलवादियों के आंदोलन। देश में छात्र आंदोलन बड़ी तेजी से बढ़ रहे थे। भारत के गुजरात और बिहार राज्य में छात्र आंदोलन होने के कारण भी देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी, ताकि देश में बढ़ रहे दंगे फसादों को रोका जा सके। और देश में जो ये छात्र आंदोलन हो रहे थे उनके कारण थे बढ़ती कीमतें, बढ़ती बेरोजगारी तथा देश में बढ़ता व्यापक भ्रष्टाचार। इन कारणों से छात्रों ने आंदोलन करने प्रारंभ कर दिए थे, जिसमें छात्रों ने विभिन्न सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना तथा विभिन्न आंदोलनों का आह्वान करना भी प्रारंभ किया। गुजरात और बिहार
के आंदोलनों का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। जैसा कि हमने बताया था कि जयप्रकाश नारायण भारतीय लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्होंने भारतीय आंदोलनों में भी कई योगदान दिए हैं। तो बिहार और गुजरात में जो आंदोलन हुए थे उन आंदोलन का नेतृत्व भी जयप्रकाश नारायण ने ही किया था। तीसरा पॉइंट है हमारा नक्सलवादियों का आंदोलन। तो देश में नक्सलवादी लोगों ने भी इस अवधि के दौरान विभिन्न आंदोलन छेड़ दिए थे। उन्होंने हड़ताल करना तथा हिंसक विद्रोह करने प्रारंभ कर दिए थे, जिस कारण देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने की स्थिति पैदा हो गई थी। नक्सलवादी लोग ये करना तो अच्छे काम चाहते थे, लेकिन इनका तरीका गलत हुआ करता था। ये विभिन्न लड़ाई झगड़ों तथा औजारों का प्रयोग देश में अल्पसंख्यक लोग तथा पिछड़े वर्गों को न्याय दिलाने का प्रयास कर रहे थे। इन्होंने कई भूमि सुधारों की भी मांग की थी और इन्होंने अमीर तथा उद्योगपति लोगों से भूमि छीनकर गरीब तथा पिछड़े वर्ग के लोगों को दान कर दी थी। तो ये थे कुछ कारण जिनकी वजह से देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। और राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का अन्य कारण भी था, जैसे न्यायपालिका का संघर्ष, जिसमें न्यायपालिका ने सरकार के मौलिक अधिकारों में कटौती, संपत्ति के अधिकार में काट-छाँट और नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर ज़्यादा शक्ति देने जैसे प्रावधानों को मना कर दिया था, जिससे सरकार और न्यायपालिका के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई थी। और सरकार द्वारा न्यायपालिका पर कई प्रतिबंध लगाए जाने की भी बात की गई थी तथा सरकार ने न्यायपालिका के बारे में यह भी कहा था कि न्यायपालिका को सरकार के कामों में ज़्यादा दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका तथा नौकरशाही की बातें होने लगी थीं। तो ये थे कुछ कारण जिन कारणों से देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो हमने राष्ट्रीय आपातकाल देश में क्यों लगाया गया, किन स्थितियों के कारण लगाया गया, उनकी चर्चा कर लिया। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के बाद देश की स्थिति कैसी हो गई थी। राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के बाद हमें क्या क्या परिणाम मिले और क्या क्या सबक सीखने को मिले तथा राष्ट्रीय आपातकाल के बाद भारतीय राजनीति में क्या बदलाव आए। तो चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अब हमारा 10वां प्रश्न है कि 25 जून 1975 में देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। इसके क्या परिणाम निकले, किन्हीं 3 परिणामों का वर्णन कीजिए। तो इसमें हमें बताने हैं कि 25 जून 1975 में लगाए गए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के बाद देश में कैसी स्थिति हो गई थी, इसके क्या क्या परिणाम निकले। तो 25 जून 1975 की मध्य रात्रि में प्रधानमंत्री ने अनुच्छेद 352 आंतरिक गड़बड़ी होने पर के तहत राष्ट्रपति से आपातकाल लागू करने की सिफारिश की थी। इसके परिणाम निम्नलिखित है। तो अब हम पढ़ेंगे इनके परिणामों के बारे में। तो चलते हैं अपने अगले पृष्ठ पर, जिसमें हमने वर्णन किया है राष्ट्रीय आपातकाल के परिणामों का। तो हमारे राष्ट्रीय आपातकाल के परिणामों में से पहला परिणाम यह है कि विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया और उनके सभी मौलिक अधिकारों को भी स्थगित कर दिया गया। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई और लोगों द्वारा किए जा रहे धरना प्रदर्शन, हड़ताल, विद्रोह आदि पर भी कड़ी पाबंदी लगा दी गई तथा लोगों को जबरन जेल में डाला जाने लगा और जनता के अधिकारों की रक्षा करने वाले संगठनों पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कई ऐसे कार्य किए गए जिनके परिणाम गलत निकले। इतना ही नहीं, न्यूज़ चैनल्स और समाचार पत्रों की बिजली भी काट दी गई तथा उन्हें अपने खिलाफ कुछ भी छापने के लिए सख्त मना कर दिया था। तो न्यूज़पेपर भी वह जगह खाली छोड़ देते थे जिनमें उन्हें कुछ ऐसा छापना होता था। और इस राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कई कवि, कई लेखकों ने, जैसे फणीश्वर नाथ रेणु जो हिंदी के प्रसिद्ध लेखक रहे हैं, और कन्नड़ के प्रसिद्ध लेखक शिवराम कारांत ने भी अपनी पदवी सरकार को लौटा दी, क्योंकि वह ऐसी पदवी नहीं रखना चाहते थे जिससे कि वे जन का भला ही ना कर पाए, जिससे वे अपनी इच्छा से लिख ही ना पाए। तो ऐसी पदवी का क्या काम। तो राष्ट्रीय आपातकाल के ये परिणाम निकले। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न यह होगा कि
राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन कौन से कार्य किए गए। अब इस प्रश्न में हमें बताना है कि सरकार के द्वारा आपातकाल लागू करने के बावजूद फिर इसके बाद क्या क्या कार्य इस काल के दौरान कौन कौन से कार्य सरकार के द्वारा किए गए थे। तो आपातकाल के दौरान सरकार द्वारा निम्नलिखित कार्य किए गए थे, जैसे 20 सूत्रीय कार्यक्रम में भूमि सुधार। 20 सूत्रीय भूमि सुधार कार्यक्रम लागू किए गए। भू पुनः वितरण, खेतीहर मजदूरों के पारिश्रमिक पर पुनः विचार किया गया और प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी को बढ़ाया गया तथा बंधुआ मजदूरी की समाप्ति कर दी गई। ये सारे जनता की भलाई जैसे कार्य आपातकाल के दौरान किए थे। ये कार्य सरकार ने अपनी इस आपातकाल को लागू करने की गलती को छुपाने के लिए किए गए थे। और अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न होगा कि 25 जून 1975 में भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया। इससे भारत के लोकतंत्र की कौन कौन सी कमजोरियां और ताकतें उजागर हुई, इसका वर्णन कीजिए। यानी कि 25 जून 1975 में भारत में लगाए गए राष्ट्रीय आपातकाल के बाद भारतीय लोकतंत्र की कौन कौन सी कमजोरियां सामने आई तथा कौन कौन सी ताकतें देखने को मिली। हमें इस प्रश्न में उन चीज़ों के बारे में बताना है, यानी भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियां तथा भारतीय लोकतंत्र की ताकतों का वर्णन करना है जो आपातकाल के बाद उजागर हुई। और यही प्रश्न दूसरी तरीके से भी पूछा जा सकता है, जैसे कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के बाद भारत को क्या क्या सबक सीखने को मिले, वर्णन कीजिए। यानी कि प्रश्न कैसे भी आए, दोनों ही प्रश्न में हमें भारत के जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था उसके बाद भारत को क्या सबक सीखने को मिले, इसी का वर्णन करना है। यानी दोनों ही प्रश्नों में हम पहले वर्णन कर लेते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान उजागर हुई भारतीय लोकतंत्र की कुछ कमजोरियां। तो पहली कमजोरी है कि आपातकाल के दौरान भारतीय लोकतंत्र पर सवाल उठने लगे और ये संदेह किया जाने लगा कि क्या कहते हैं, अब भारत में लोकतंत्र संभव है या नहीं। दूसरा, राजनीतिक अस्थिरता के कारण सरकार द्वारा अपनी शक्तियों का असंवैधानिक रूप से प्रयोग करना सामने आया कि राजनीतिक में भ्रष्टाचार उपलब्ध है, ऐसे पॉइंट्स भी सामने आए। चौथा, आपातकाल की स्थिति को संवैधानिक संकट कहा गया तथा शासन दल में अनुभव और अस्थिरता के कारण भारतीय लोकतंत्र पर सवाल उठने लगे। तो ये थे जो क्या कहते हैं कुछ कमजोरियां सामने आई। हम कुछ पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि शासन दल के कारण जो लोकतंत्र है वो कमज़ोर हो गया और लोगों को भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा तथा उनके मौलिक अधिकारों का हनन किया गया, उनके मौलिक अधिकारों को बाधित कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया तथा कुछ समय के लिए लोगों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर दिया गया। तो ये थी आपातकाल के लागू होने के बाद भारतीय लोकतंत्र की जो कमजोरियां उजागर हुई वो। अब हम वर्णन करेंगे कि भारतीय आपातकाल लागू होने के बाद भारत की कौन कौन सी ताकतें, कौन कौन सी विशेषताएं सामने आईं। तो पहली विशेषता यह थी कि भारत में लोकतंत्र को विदा कर पाना असंभव है, चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाए, लेकिन भारत से लोकतंत्र को विदा नहीं किया जा सकता। तो ये एक सबक भी है और ताकत भी भारतीय लोकतंत्र की। और भारतीय लोकतंत्र और भी मजबूत हो गया आपातकाल के बाद। लोगों की रक्षा के लिए, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कई संगठन सामने आए। और इतना ही नहीं, आपातकाल की स्थिति के बाद संविधान में संशोधन भी हुआ कि इसका क्रियान्वयन अब और कठिन कर दिया गया है। सिर्फ आंतरिक गड़बड़ी के कारण ही हम राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगा सकते और राष्ट्रीय आपातकाल तभी लागू होगा जब पूरा मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को एक लिखित पत्र देगा। तो ये थी भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियां तथा ताकत और सबक। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपातकाल के बाद किस आयोग का गठन किया गया तथा क्यों।
तो अब हमें इस प्रश्न में बताने हैं कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने किस आयोग का गठन किया था और उस आयोग का गठन क्यों किया गया था। तो 25 जून 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि पूरे 18 माह तक रहा था, की समाप्ति के बाद एक आयोग का गठन किया गया जिसका नाम था शाह आयोग। इसका गठन मई 1977 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया था और इसका कार्य था आपातकाल के दौरान सरकार द्वारा किए गए कार्यों की जांच पड़ताल करना तथा उनके द्वारा किए गए कार्यों के तथ्यों की छानबीन करना, यानी कि शाह आयोग का कार्य था। उन्हें एक पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी न्यायालय के सामने कि जो आपातकाल लागू किया गया था उसके दौरान सरकार द्वारा जो जो कदम उठाए गए थे, जो जो कार्य किए गए थे तथा सरकार ने जो एक मुद्दा प्रस्तुत किया था कि आंतरिक गड़बड़ी के कारण राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया है, क्या यह सब कुछ सही था। इन तथ्यों की पुष्टि करना और कड़ी छानबीन कर पूरी एक सच्ची रिपोर्ट प्रस्तुत करना था शाह आयोग का कार्य। तो हमने इस प्रश्न के उत्तर की चर्चा करी। अब हम चलते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर। तो हमारा अंतिम प्रश्न यह है, 1950 से 1990 के दशक तक भारतीय राजनीति में क्या क्या बदलाव आए तथा भारतीय राजनीति में आए लोकतांत्रिक अभ्युत्थानों का वर्णन करें। इसमें हमें 3 लहरों के बारे में बताना है, जिसमें एक एक लहर में कि लोगों की सहभागिता भारतीय राजनीति में, भारतीय लोकतंत्र में कैसे बढ़ी, इन सभी का वर्णन करना है। तो चलो देखते हैं अपने इस प्रश्न का उत्तर। प्रथम लोकतांत्रिक अभ्युत्थान, जिसे हम भारतीय राजनीति में प्रथम लहर के नाम से भी जानते हैं, यह 1950 के दशक से 1970 के दशक तक रही। इसे प्रथम आम चुनाव 1952 से 1977 तक देखा जा सकता है। यह लोकतांत्रिक अभ्युत्थान भारतीय राजनीति में वयस्क मतदाताओं की बढ़ती सहभागिता पर आधारित था, यानी कि भारतीय राजनीति में वयस्कों की बढ़ती सहभागिता को इस अभ्युत्थान में देखा जा सकता है तथा इस लोकतांत्रिक अभ्युत्थान में इस मिथ्या को भी सिद्ध किया गया कि एक सफल लोकतंत्र केवल आधुनिकीकरण, नगरीकरण तथा शिक्षा और मीडिया की सहायता पर ही आधारित हो सकता है तथा इन्हीं के द्वारा एक सफल लोकतंत्र की स्थापना की जा सकती है। लेकिन भारत ने इस मिथ्या को भी सिद्ध कर दिया था कि इनके अल्प विकास से भी एक देश में द्वितीय लोकतांत्रिक अभ्युत्थान, यानी कि दूसरी लोकतांत्रिक लहर, जो 1980 के दशक में इसकी शुरुआत हुई, इसमें निम्न वर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग की बढ़ती राजनीतिक सहभागिता को ही द्वितीय लोकतांत्रिक अभ्युत्थान के रूप में व्याख्यात किया गया है। तो ये थी हमारी द्वितीय लोकतांत्रिक अभ्युत्थान की परिभाषा, जिसमें निम्न वर्ग के लोग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, इनकी सहभागिता बढ़ी। अब हम चलते हैं अपने तीसरे लोकतांत्रिक अभ्युत्थान की ओर। तो तृतीय लोकतांत्रिक अभ्युत्थान। तृतीय लोकतांत्रिक अभ्युत्थान 1990 के दशक में प्रारंभ हुआ, जिसमें उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण का युग प्रारंभ हुआ और उदारीकरण के इस दौर को ही तृतीय लोकतांत्रिक अभ्युत्थान कहा गया है। यानी कि भारतीय राजनीति में 3 लहरें आईं। पहली 1950 से 1970 के दशक में, दूसरी 1980 के दशक में और तीसरी लहर 1990 के दशक में आई, जिसमें निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण का युग आरंभ हुआ और वैश्वीकरण के इस दौर को ही तृतीय लोकतांत्रिक अभ्युत्थान अथवा भारतीय राजनीति की तीसरी लहर कहा गया। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही और महत्वपूर्ण प्रश्न जानने के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।